पावर स्टेशन का काम क्या है, ध्यान रखिएगा। पावर स्टेशन का मुख्य रूप से काम है पावर का जनरेशन करना, ठीक है। और पावर का जनरेशन हम लोग 11 किलो वोल्ट पर भारत में ज्यादातर करते हैं। और जो आपका दुनिया के अन्य देश हैं, अगर आप विकसित देश की बात करेंगे तो क्वेश्चन रहता है विकसित देश में पावर का जनरेशन 33 किलो वोल्ट पर किया जाता है। हमारे भारत में भी किया जाता है, लेकिन बहुत ही अधिक मात्रा में नहीं, कम मात्रा में 33 पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, तापीय पावर प्लांट में वाष्प टरबाइन का क्या काम है। तो हमारा जो स्टीम टरबाइन है, देखिए आपके सामने तस्वीर है, ये आपका हाई प्रेशर टरबाइन है। ये इंटरनल क्या है साहब, आपका प्रेशर टरबाइन। ये हमारी क्या है, स्टीम यहां से पास करी। फिर ये आपका लो प्रेशर टरबाइन का ब्लेड है। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट आप देखते हैं, इस अरेंजमेंट के माध्यम से हम भाप के प्रेशर से टरबाइन को घुमाते हैं, और ये घूमता हुआ टरबाइन हमें क्या देता है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा देता है। यानी हम टरबाइन के माध्यम से क्या करते हैं, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। यानी हीट एनर्जी को किस में बदलते हैं साथियों, निश्चित रूप से मैकेनिकल एनर्जी में। और वही मैकेनिकल एनर्जी हमारे अल्टरनेटर के शाफ्ट को घुमाता है। जब मेरा शाफ्ट घूमता है तो हमें पावर जनरेट होकर के प्राप्त होती है, और जनरेटेड पावर हमेशा हमारी क्या होती है, एसी में ही रहती है विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कोई भी जनन केंद्र अंत संयोजित यानी इंटरकनेक्टेड होता है। ये मेरा जनरेशन स्टेशन 1 है, जनरेशन स्टेशन 2 है। अब इस दोनों को एक दूसरे से कपल करते हैं। मान लीजिए ये आपका थर्मल प्लांट है, और ये आपका क्या है साथियों, डीजल प्लांट है। क्या है, डीजल प्लांट है। ये आपका मैंने एक दिन और आपको समझाया था, यदि हमारा 500 मेगावाट की क्षमता इसकी है और इसके 150 मेगावाट की क्षमता है, और लोड हमारा कितना है, 600 है, तो हम यहां से 100 लेकर के, यहां से 500 लेकर के, दोनों को आराम से चला के लोड को पूरा सप्लाई देने में सक्षम होते हैं। ऐसा करना, सप्लाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखना, बिना बाधा के पब्लिक को बिजली पहुंचाना, यह उद्देश्य होता है। यानी आपूर्ति की विश्वसनीयता को क्या करता है, बनाए रखता है। इसमें कोई शक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ऐसी परिस्थिति में जो मेरा थर्मल प्लांट है वो आपका बेस प्लांट है साथियों। क्या है, यह बेस लोड का प्लांट है। और आपका जो डीजल प्लांट है ये पीक लोड का प्लांट है। हम तभी इसको चलाएंगे जब डिमांड बढ़ेगा। यदि नहीं डिमांड रहेगा तो इसको चलाने का काम हम नहीं करेंगे। चलिए विद्यार्थी जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे बढ़ें। पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा स्पष्ट है किसमें ज्यादा रहती है, न्यूक्लियर प्लांट में। ये क्वेश्चन आज भी टेस्ट में आपको मिला होगा, है ना, टेस्ट नंबर 4 में था। न्यूक्लियर प्लांट में काफी ज्यादा होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सबसे सस्ता होता है। साथ ही साथ हमारी पॉल्यूशन क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है। पॉल्यूशन फ्री होता है। क्या होता है साथियों, पॉल्यूशन फ्री होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इफिशिएंसी भी 85 से 90% होती है। और एक बात याद रखिएगा, इस प्लांट के साथ हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ईंधन की भी कोई कीमत यहां देनी नहीं पड़ती है। सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है साथियों, सब लोग जानते हैं फोटो वोलाटिक प्रभाव पर आधारित है। आपका फिजन, नाभिकीय विखंडन, आपकी कौन सी नाभिकीय ऊर्जा है ना, न्यूक्लियर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा इसी पर क्या है, आधारित है। इसमें कोई शक नहीं है। जल विद्युत प्रभाव पर आपका क्या है, हाइड्रल पावर प्लांट है साथियों, हाइड्रल प्लांट है। ताप विद्युत आप समझ ही रहे हैं, मेरा क्या है, थर्मल है।
यानी हीट से हमने पानी गर्म किया, स्टीम बनाया, स्टीम ने टरबाइन को घुमाया और देन जाकर के सामने आपका सोलर प्लेट है साथियों। और ये किसका बना होता है, हमेशा याद रखिएगा सिलिकॉन का बना होता है, क्योंकि सिलिकॉन में ताप सहने की क्षमता अधिक होती है, जर्मेनियम ताप को नहीं सह पाता है, इसीलिए इसके वेफर सिलिकॉन से बने होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यहां पर जैसे प्रकाश पड़ती है तो रिकॉम्बिनेशन किसका किसका होता है, होल और इलेक्ट्रॉन का होता है, और दोनों के रिकॉम्बिनेशन से धारा का प्रवाह होता है। इसके माध्यम से हमें डायरेक्ट डीसी प्राप्त होती है। क्या होती है साथियों, डायरेक्ट डीसी हमें प्राप्त होती है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ें, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है उपभोक्ता का लोड आमतौर पर किसमें मापा जाता है। हम सब जानते हैं किलोवाट में मापा जाता है। मैंने आपसे कहा था 3 किलोवाट तक है तो डोमेस्टिक में चलेगा, अभी नए स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 से ज्यादा जाएगा, 3 फेज का सप्लाई हमको अलग से लेना पड़ेगा और कमर्शियल कनेक्शन करवाना पड़ेगा। 5 किलोवाट तक जनरली ट्रीट किया जाता है, लेकिन अब 3 से ऊपर में ही दिक्कत करने लगा है। ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट के आधार पर लोड का तय करते हैं और उसी आधार पर वायरिंग वगैरह की संरचना को हम आइडेंटिफाई करते हैं। किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर क्या होता है। विद्वानों आप सब जानते हैं लोड फैक्टर को हमने कैसे परिभाषित किया है साहब, एवरेज लोड बटा क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड। क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड कहिए या लोड कहिए, इसका मान हमेशा लेस देन 1 होता है। उत्तर क्या देंगे विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सरकार आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर वितरण प्रणाली में किसका यूज नहीं करते हैं। मैंने बताया था आपको आज के डिस्कशन में 3 फेज 4 तार का करते ही हैं, 3 फेज 3 का करते ही हैं, सिंगल फेज 4 तार का नहीं करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज 3 तार का करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सिंगल फेज 3 तार का करते हैं, डी नंबर नहीं करते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है 4 स्ट्रोक इंजन का सही चक्र क्या है। आप जो 4 व्हीलर वगैरह पर चलते हैं ये सब आपकी 4 स्ट्रोक की क्या है, पेट्रोल या डीजल इंजन है। इसका सबसे पहला स्ट्रोक क्या है, इनटेक, दूसरा कंप्रेशन, ठीक है, तीसरा पावर, चौथा एग्जॉस्ट। यानी स्पष्ट है सक्शन, ईंधन को खींचना, फ्यूल को प्राप्त करना, फ्यूल को प्राप्त करने के बाद उस पर कंप्रेशन, दबाव बनाना, दबाव बनने के बाद स्पार्क हम देंगे, स्पार्क से चिंगारी उत्पन्न होगी, उस चिंगारी से आग लगेगी, दहन होगा, दहन होने से पावर का क्या होगा, प्राप्ति होगी। अब पावर प्राप्त होने के बाद वह अपशिष्ट पदार्थ धुआं के रूप में सिलेंसर से बाहर निकलेगा, यानी आपका क्या होगा, एग्जॉस्ट। यानी सबसे पहले विद्यार्थी जी चूसन, यानी आपका तेल खींचना, ईंधन लेना, देन उसका संपीड़न, उसको दबाव हाई प्रेशर पर कंप्रेस करना, देन जाकर के चिंगारी दिया, स्पार्क पलक दिया, आग पकड़ लिया, दहन हुआ, दहन होने के बाद फिर उष्मा मिली, ऊर्जा मिली, गाड़ी चला। अब वह दहन होने के बाद कोई भी चीज जलता है तो धुआं निकलता है, तो ये धुआं आपका कहां से निकलेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट से निकलेगा। यही चीजें हैं साथियों, हर एक पोर्ट में हमारी जो आपकी पिस्टन है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर आती हैं, टीडीसी से बीडीसी पर इसका मूवमेंट होता है। हमारा पिस्टन लीनियर मूवमेंट करता है, लेकिन क्रैंक शाफ्ट सर्कुलेटरी मोशन करता है, और इसके सर्कुलेटरी मोशन से ही चक्का जुड़ा रहता है, और आपका पिस्टन ऊपर नीचे, लेकिन चक्का आपका चारों ओर घूमता है। अब फिर आप यहां से
आप जहां जाना चाहते हैं यात्रा पर पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ठोस ईंधन नहीं है? यहां ठोस का मतलब सही में सॉलिड है, समझ गए? जब टरबाइन पर वाष्प छोड़ी जाती है तो टरबाइन क्या पैदा करता है साथी? टरबाइन पर प्रेशर के साथ हवा फेंकते हैं, भाप फेंकते हैं, तो प्रेशर के साथ जा रही वह स्टीम टरबाइन के ऊपर जब प्रहार करती है तो टरबाइन घूमता है, और घूमती हुई टरबाइन हमें कौन सी ऊर्जा देती? यांत्रिक ऊर्जा देती है, मैकेनिकल। आगे बढ़े विद्यार्थी जी। नवयुवक, डैश पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। आप याद है आप लोगों को साहब यहां पर क्या लगाते थे? सर्ज टैंक लगाते थे। हाई प्रेशर के साथ जो पानी आती थी पेन स्टॉक से, जो आपके टरबाइन के ऊपर जाती थी, यहां मेरा क्या लगा हुआ है? वाटर टरबाइन पर जाती थी। वाटर टरबाइन घूमता था, स्पिंडल को घुमा करके अल्टरनेटर को घुमाता था, और अगर ज्यादा प्रेशर है तो ऊपर और कम प्रेशर है तो पानी नीचे। इसको साहब हम क्या कहते थे? सर्ज टैंक कहते थे। तो हमारा सर्ज टैंक क्या करता है? तो बचाने का काम करता है, पेन स्टॉक को डैमेज होने से बचाता है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट से सुरक्षा देता है, यानी जल का जो धक्का के साथ प्रवाह है उससे हमको बचाने का काम करता है। कौन सा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत, यानी परंपरागत नहीं, गैर, नॉन कन्वेंशनल नहीं है। नॉन कन्वेंशनल आपका कौन सा नहीं है साथियों? गौर कीजिएगा। व्हिच वन इज राइट आंसर? नेचुरल गैस, ये नॉन कन्वेंशनल नहीं है। जल, सोलर, विंड। सोलर बहुत आगे बढ़ गए, 100 गीगावाट का उत्पादन करने लगे। दुनिया का सबसे ज्यादा सोलर पावर प्रोड्यूसर कंट्री में आप बैठे हुए हैं साथियों। ये पवन, सौर और जल ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। हमेशा इसका क्या होता है? पुनर्निर्माण हो रहा है। इसका भंडार असीमित है, जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। जब ये सब समाप्त होगा तो हम आप भी नहीं रहेंगे, है कि नहीं है? ये सब नहीं रहेगा तो हम आप रह सकेंगे? पानी नहीं रहेगी, सूर्य नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगी, तो हमारा भी जीवन नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? प्राचीन काल से सरकार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने टाइम से इसका यूज कर रहे हैं। कौन सा वह स्रोत है साथियों? ध्यान रखिएगा। आपका कोयला भी है, पेट्रोल भी है, प्राकृतिक गैस भी है। ये सब हमारे क्या हैं? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किन स्थानों पर किया जाता है? पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। मैदानी में देखिए क्या है ना, मैदानी में बनाने में बहुत खर्चा पड़ता है। अरे भाई शांत रहिए, या तो आप ही लोग यहाँ आके बोल लीजिए, हम ही नीचे बैठ जाते हैं, या हमको बोल लेने दीजिए, ठीक है? बारी बारी से अपनी बात रखिए, हल्ला मचाने से थोड़ी होगा, ठीक है? आंसर ठीक है दिया है, ए बी दोनों अच्छी बात है, लेकिन समझिएगा ना कि देने के पीछे कारण क्या है, कि बिना कारण नहीं के जानिएगा। वैसे तो किताब बहुत सारा है, रट लीजिएगा। यहाँ काहे आप लोग पैसा फंसा रहे हैं? कोई जरूरत थोड़ी है पैसा फंसाने का, है कि नहीं है? आइए, पहाड़ी इलाके में हम लोग ज्यादातर बनाने का प्रयास करते हैं। आपको सबसे ज्यादा जो खर्च पड़ता है वो बांध बनाने में खर्च पड़ता है, समझ गए? आपको बांध बनाने में खरबों रुपए का खर्च आ जाता है। तो हमारा जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें हम लोगों को एक तरफ से बांध बिल्कुल बनाना नहीं पड़ता है। इधर से खाली हमारी पानी आती है, सिर्फ इस दोनों तरफ, इस सेक्शन में और इस सेक्शन में हम घेरते हैं, मेरा पानी रुक जाता है। और बाहर आपका पहाड़, चट्टान, वही आपका आगे का बैरिकेटर के रूप में काम कर लेता है। तो थोड़ा कॉस्ट हमारा बचत हो जाता है। साथ ही साथ जमीन भी महंगा नहीं होता है।
पथरीला जमीन है, उपजाऊ जमीन नहीं है, बिना किसी काम का है, सरकार एक्वायर कर लेती है और उसमें हमको बढ़िया होता है, सरल और सस्ता होता है। मैदानी इलाके में यदि हम इसका निर्माण करते हैं तो वहां पर हमको बहुत कॉस्ट पड़ेगा, हमको तीनों तरफ से बांध बनाना पड़ेगा, समझ गए। साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा नदी उस इलाके में कितनी दूरी पर है। नदी ज्यादा दूर है तो हमको नदी का भी दिशा मोड़ना पड़ेगा, उसमें भी हमारा खर्च बढ़ेगा, तो मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी जब सर्वे किया जाता है तो सर्वे में हमेशा याद रखिएगा, हम लोग प्रयास क्या करते हैं विद्यार्थी जी, मैदानी इलाके से बचने का प्रयास करते हैं। हम ज्यादातर पहाड़ी इलाके में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह प्रश्न का उत्तर विभाग ने सी को माना है, हम लोग भी सी पे टिक लगाएंगे। लेकिन अगर आपका ए बी दोनों नहीं रहेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ बी पर ही टिक लगाएंगे, क्योंकि मैदानी में हमको दिक्कत झेलना पड़ता है। जहां काम 500 करोड़ का है वहां 1500 करोड़ लगता है। यह मामला है विद्यार्थी जी, ठीक है। चलिए, आंसर तो बताया ना कि ए बी दोनों दीजिएगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं रहता है आप सिर्फ पहाड़ी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर वो नहीं है लेकिन विभाग उसी को मानता है, तो क्या कीजिएगा। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहेगा कि हम सीए को सही मानेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे। आइए, आप लोगों के लेवल में कंप्लेन नहीं होता है, ग्रुप सी या उसके नीचे के पदों पर उस पर कुछ एक्शन नहीं होता है। ग्रुप बी और ग्रुप ए के पद पर जब कंप्लेन होता है उसके बाद क्वेश्चन में ये सब बदला जाता है। आईटीआई वाले बच्चे कहां ये सब चीज सोचते, जो पढ़वे नहीं करता है मुश्किल से तब पढ़ना शुरू करता है जब वैकेंसी कंठ पर सवार होती है। वो लड़का चैलेंज कहां से करेगा, सोचने वाली बात। तब आइए साहब, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है बताइए। 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के पास जो ऊर्जा है वो किस वजह से प्राप्त होती है, मालूम है ना। सूर्य की ऊर्जा जो है, चाहे वो उष्मा का रूप हो या प्रकाश का रूप हो, यह हमारे पास जो प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन उसका क्या है, मुख्य कारण है। क्या है साथियों, नाभिकीय संलयन इसका मुख्य कारण है, इसमें कोई शक नहीं है। कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़े। और ये 6000 डिग्री का तापमान आप कैसे चेक किए थे, कैसे पता चला था आप लोगों को जी, कौन सा थर्मामीटर से, पायरोमीटर से। बिना बॉडी में टच कराए टेम्परेचर मापना है तो कौन सा यंत्र है, पायरोमीटर। और ये आपकी रेंज 6000 डिग्री सेल्सियस की रेंज किसकी है, पायरोमीटर की। क्वेश्चन बहुत मजेदार और आसान है। ध्वनि प्रदूषण किससे फैलता है विद्यार्थी जी। पवन ऊर्जा आवाज करता है कि नहीं जी, सौर ऊर्जा कहीं आवाज करता है। हाइडल में आवाज नीचे होता है, मशीन के पास आवाज होता है, ठीक है ना। बायोगैस का उत्पादन डैश किया जाता है। ये देखिए आप लोग, गैस होल्डर है, यहां पर समझिए गोबर को यहां पानी के साथ मिलाया, अब मिलाने के बाद टैंक में गया, यहां पार्टीशन वाल है, फिर गैस चेंबर में पूरा भरा। भरने के बाद देख लीजिए यहां से गैस कंट्रोल वाल्व है, कम ज्यादा करते हैं, उधर हम गैस स्टोव चला दीजिए, लाइट जला लीजिए, सब काम करिए, फिर इसका वापस आउटलेट को निकालते हैं, फिर ये खाद के रूप में जाता है। गोबर गैस प्लांट इसी तरह का साथियों हुआ करता था, ठीक है कि नहीं। तो ये किसका इस्तेमाल कर रहा है बताइए। आंसर विद्यार्थी जी, सूखा पत्ता से नहीं होगा जी, पशुओं के गीले गोबर से। तुम्हारे कहने से 15-20 साल लग जाता है, नया जमाने में जन्म हुआ है ना, इसीलिए तुम नहीं जानता, ठीक है ना। किसी दिन आइए साथियों, भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है। अति तापक होता है सुपर हीटर। क्या होता है, सुपर हीटर। सुपर हीटर में आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सुपर हीटर में क्या पहुंच रहा है बताइए।
सुपर हीटर में साथियों हम नमी के साथ भाप को भेजते हैं और सुपर हीटर उस नमी वाले भाप को शुष्क भाप बनाता है, उसके तापमान को 520-530 डिग्री सेल्सियस तक लेकर चला जाता है। इससे ड्राई स्टीम होती है और उस ड्राई स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा कर देते हैं, जिससे टरबाइन की स्पीड हमारी काफी अधिक हो जाती है। तो याद रखिएगा, नम भाप को हम ड्राई भाप बनाने के लिए और हाई प्रेशर का भाप बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? सुपर हीटर का यूज करते हैं। इकोनोमाइजर में उस सुपर हीटर से कंडेंसर के द्वारा बदला गया पानी इकोनोमाइजर से वापस जब चढ़ाते हैं बॉयलर को, तो इकोनोमाइजर हमारा 6 से 10% ईंधन का बचत, 6 से 10% बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाता है और 10 से 15% ईंधन का बचत करता है। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। कह रहा है रिवर्सिबल टरबाइन पंप यूनिट इज यूज्ड इन वाटर। रिवर्सिबल टरबाइन पंप का कहां प्रयोग करेंगे? बताइए विद्यार्थी जी, ये क्वेश्चन तो आप ही लोग को बताना पड़ेगा। आप जानते हैं हम लोग जब पंप स्टोरेज प्लांट का यूज करते हैं तो पंप स्टोरेज प्लांट में क्या होता है, हाइडल प्लांट के लिए सालों भर पानी होनी चाहिए। पानी नहीं है तो पावर का उत्पादन नहीं होगा। इसके लिए विद्यार्थी जी कई ऐसे हमारे प्लांट होते हैं जो गर्मी के मौसम में सूखने लगते हैं। निचले भाग में वहां तो भाप थाप का तो पानी में बदलते थे, यहां तो टरबाइन पे सीधा पानी ही टकरा रहा है और जो पानी टकरा रहा है बौछार, वो सब पानी नीचे आ रहा है कि नहीं? अब नीचे जो पानी है हमारी रिवर्सिबल टरबाइन के माध्यम से टरबाइन घूमती तो है लेकिन अपने पानी को झटके के साथ फेंकती हैं और फेंकने के बाद वहां पंप लगा देते हैं और उसी पंप के द्वारा ऊपर हाई हेड पर दोबारा भेज देते हैं। साथियों, ये पंप स्टोरेज प्लांट का इस्तेमाल पीक लोड के लिए किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल होगा प्रोत्कर्ष टैंक के साथ उच्च शीर्ष जलाशय में, हाई हेड रिजर्वायर प्लांट विथ सर्ज टैंक। समझ गए? तो वहां भेजने का काम करते हैं, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, पानी के प्रेशर में कमी नहीं आएगी और जनरेशन होता रहेगा। तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। आपकी